हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष आशीनिया। आज की इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में जानेंगे कि डिपेंडेंसी थ्योरी आई क्यों। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे नेट शास्त्र के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनकी एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि डिपेंडेंसी थ्योरी आई क्यों, कि उसकी जरूरत क्यों क्यों पड़ी। डिपेंडेंसी थ्योरी आने से पहले 1950 के अंदर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी जिसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी, आधुनिकरण की थ्योरी थी। ठीक है, जो थ्योरी आपके टेलकॉट पार्सन ने दी थी। उन्होंने आधुनिकरण के बारे में बताया कि क्यों जो आपके तीसरी दुनिया के जो देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, पीछे रह गए हैं और जो वेस्ट कंट्री है, जो आपके पश्चिमी दुनिया के देश है, वो आगे बढ़ गए हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ कुछ कारण बताए कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ये पीछे क्यों है। उसके अंदर उन्होंने बहुत से कारण बताए जिसमें पैट्रियार्की था और समूहवाद था। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे कारण बताए और डिफरेंशिएट किया जो वेस्ट में चीजें चल रही थी। वेस्ट में व्यक्तिवाद था, इंडिविजुअल, और ऐसे ही करके उन्होंने डिफरेंशिएट बताया। पर फिर उसके बाद आपके डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर्स आते हैं जिसमें एजी फ्रैंक थे। उन्होंने बताया कि डिपेंडेंसी थ्योरी हमें, वो जो टेलको पार्सन है वो बोलते थे कि अगर आपको आपके देश में डेवलपमेंट करना है तो आपको वेस्ट की ओर देखना होगा और वेस्ट ने जैसे डेवलपमेंट किया है वैसे ही आपको अपने देश में डेवलपमेंट करना होगा। तब एजी फ्रैंक बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि वहां हम वेस्ट में देख के ही डेवलपमेंट करें। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई अपनी डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर। तो चलिए वही चीजें हम समझते हैं इस वीडियो में। डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलप हुई थी जो आपके एजी फ्रैंक ने, आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक के नाम से, उन्होंने 1960 और 1970 में ये थ्योरी दी। उन्होंने बताया इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को, जो आपकी मैंने बताया टेलकॉट पार्सन ने दी थी। उस थ्योरी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया और आर्ग्यू दिए गए कि कंट्री फॉलो द सेम पाथ ऑफ प्रोग्रेस। जो टेलकॉट पार्सन ने बोला कि अगर कंट्री को विकसित होना है या कंट्री को डेवलपमेंट की ओर जाना है तो वेस्ट के तरीके से ही आप अपने देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके देश में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर एजी फ्रैंक ने क्रिटिसाइज किया उस चीज को कि जरूरी नहीं है कि हम वेस्ट की तरफ देख के ही डेवलपमेंट करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फ्रैंक ने बताया, फ्रैंक का तर्क था कि विकासशील देशों की पिछड़ापन और प्राकृतिक या आंतरिक कारणों की वजह से नहीं, बल्कि यह विकसित देशों द्वारा आर्थिक शोषण का परिणाम है। मतलब फ्रैंक क्या कहते हैं, फ्रैंक आर्ग्यू करते हैं कि अनडेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज इज नॉट अ नेचुरल और इंटरनल बट द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय द रिच कंट्री। मतलब क्या है कि फ्रैंक बताते हैं कि जो ये आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जब इन देशों में जो तीसरी दुनिया के देश है, इनके अंदर गरीबी क्यों है, ये डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, ये सब नतीजा है आपके वेस्ट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। वेस्ट ने इन देशों को इतना इतना शोषित किया है ताकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे उस चीजों से। ठीक है, इतना ज्यादा शोषण कर दिया है वेस्ट के देशों ने कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे एजे फ्रेंच ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्रिटिक उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं कि जो कोर आइडियाज थे डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में, अविकसित का कारण देश की आंतरिक कमजोरियां नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद की व्यवस्था है। मतलब कहने का मतलब ये था एजी फ्रेंक का कि उनके देश के अंदर कमियां नहीं है। देखो, जो टेलको पार्सन ने बताया कि आपके अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको विदेश की तरह चलना पड़ेगा, उसके वेस्ट की तरह चलना पड़ेगा। और आपके जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है आपके देश में, वो किस कारण से नहीं हो पा रहा, आपके देश की वजह से। आपके देश में ऐसी चीजें हैं जैसे पितृसत्तात्मक चीजें हैं, पैट्रियार्की है, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी उन्होंने गिनवाई। पर एजी फ्रैंक बोलता है कि ये कमियां नहीं है डेवलपमेंट ना होने की। ठीक है, ये कमियां नहीं है, क्योंकि कमियां क्या है, वेस्ट की। वेस्ट ने इन देशों पर शोषण किया है, उस वजह से ये डेवलपमेंट की ओर नहीं जा पा रहे, अपने खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे ये देश। तो ऐसे ही उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया कि अमीर जो देश है वो समृद्धि गरीब देशों के ऊपर शोषण करते हैं। मतलब जो अमीर देश है गरीब देशों के ऊपर शोषण करते हैं। विकासशील देशों को आर्थिक निर्भरता की स्थिति में रखा जाता है। जो आपके विकासशील देश है, देखो एक है विकसित देश, ठीक है, जो बड़े बड़े देश है, यूएस है, यूके है, ठीक है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये क्या करते हैं कि ये जो गरीब देश है उनका शोषण करते हैं और उनको अपने ऊपर निर्भर रखते हैं। तभी इस थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। वो जो देश है वो अपने ऊपर इनको निर्भर करने के लिए मजबूर करते हैं। जो ये गरीब देश है, गरीब देश अमीर देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं जिससे इनका विकास नहीं हो पा रहा।
क्योंकि अमीर देश तो खुद का भर लेते हैं, खुद का कर लेते हैं अपना काम, पर गरीब देशों को विकसित होने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, जो अमीर देश हैं, उनकी। तो वह बताते हैं कि यह व्यवस्था कोर के हित में है और पेरिफेरी। अब यहाँ पर दो सिस्टम है कि कोर और जो आपका पेरिफेरी। यहाँ पे कोर और ये पेरिफेरी। जो कोर है वो बड़ी कंट्रियां हैं, यूएसए, लाइक आपकी यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, और ये बड़ी जो कंट्रियां हैं ये। और बीच में ये जो पेरिफेरी है, ये कौन है? ये साउथ अफ्रीका के देश हैं जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट में है। ठीक है, ये वो देश है जिनका शोषण करते हैं आपके यूएस और आपकी यूके। ठीक है, और पर्टिकुलरली एक इन देश का नाम नहीं जो विकसित हो चुके हैं, सारे उन देशों का नाम है उसके अंदर जो कोर में आते हैं। यहाँ क्रिटिकल व्यू दिया उन्होंने, जो इंपोर्टेंस बताई कि फ्रैंक का सिद्धांत वैश्विक विकास को समझने का एक नया दृष्टिकोण था। जो फ्रैंक का सिद्धांत था ना, वो वैश्वीकरण को समझने का नया सिद्धांत था। वो नए तरीके से, जो टैगोर पासन ने तो बता दिया कि आपको अगर विकसित होना है, अगर आपको डेवलपमेंट करना है अपने देश में, तो वेस्ट के मूल्यों पे करना पड़ेगा, मूल्यों पे, उनके मूल्यों पे करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके देश में विकास हो सकता है। पर यही फ्रैंक ने एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने नहीं बताया कि मूल्य में फर्क है, वैल्यूज में फर्क है, नहीं। उन्होंने बताया कि आप लोग शोषण करते हो हमारे ऊपर, तभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम आपके ऊपर निर्भर हैं, और जब तक हम आपके ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसमें तीसरी दुनिया के जो गरीब देश है, वो स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर लिंक्ड है इन जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके अंदर संरचनात्मक जो समस्याएं हैं जो विश्व में अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह सिद्धांत विकासशील देशों को प्रेरित करता है कि वह पश्चिमी मॉडल की नकल करने के बजाय स्वतंत्र विकास का रास्ता चुने। फ्रैंक की जो थ्योरी है वो बताती है कि आपको जो पश्चिमी, जैसे टैलकोर पास ने बताया कि आप जो वेस्टर्न है उनके वैल्यूज को अपना लिए, तभी आपका देश का विकास होता है। पर फ्रैंक बोलते हैं कि आपको इनकी नकल करने की जरूरत नहीं है, जो कोर के देश है उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश में स्वतंत्र तरीके से विकास करें, आप अपने देश में आगे बढ़े खुद के तरीके से। ठीक है, जैसे हमारे देश में अभी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, ऐसे हम अपने देश में अपना विकास करें, उनके ऊपर निर्भर ना रहे, जितना हो सके, थोड़ा हो सके, अपने देश में बनाए, जो भी चीजें हो अपने देश में करें। ठीक है, वो जो चीजें होती हैं कि भाई हम जो चीजें प्रोड्यूस अभी नहीं कर पा रहे हैं वो तो बाहर से लेनी पड़ेगी, पर जितना हो सके ना हम कंट्रोल करें बाहर से चीजें लेने पे। हम इंडिया भी क्या कर रहा है, अब इसी रास्ते पे चल रहा है। भारत, जो हमारा प्यारा भारत है, वो किस रास्ते पे चल रहा है, इसी पे ही। हम बहुत सी चीजें बाहर से मंगवाते हैं, यूएसए से मंगवाते हैं, यूके से मंगवाते हैं, फ्रांस से मंगवाते हैं। आजकल हम जेट्स भी बाहर से खरीद रहे हैं, जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो जेट्स को बनाए, जो इंजन बनाए जेट्स के। ठीक है, ऐसे हम कर रहे हैं कोशिश, पर हम ये नहीं है कि हम उन पर पूरी जिंदगी रहेंगे। इंडिया डीआरडीओ सिस्टम अभी लगा हुआ है अपने स्वदेशी जेट्स के इंजन बनाने में और हमें आगे पहुंचाने में। ठीक है, हम कब तक निर्भर रहेंगे फ्रांस के ऊपर कि फ्रांस से हम सिस्टम ले, निर्भर रहेंगे हम रशिया के ऊपर कि रशिया से कुछ सिस्टम ले, क्योंकि ये हमें अपने आप पर निर्भर रखते हैं ये देश, ताकि हम इनको ऊपर निर्भर रहे और इनको पैसे मिलते रहे, इनकी इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे, हमारी इकोनॉमी नीचे ही रहे, और हम अपने देश में पार्ट्स ना बना पाए, हम अपने देश में जेट्स। और ये जेट्स की बात नहीं है, छोटी से छोटी चीज भी बड़े बड़े से बड़े देश में से आ रही है। हमारे देश में क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, इसलिए देश में ये चीजें शुरू हुई है। हम जेट्स बनाए, हम अपने इंजन खुद के बनाए। ठीक है, ऐसे करके हमें अभी हमने क्या किया, जो सेमीकंडक्टर जो चिप है वो अभी इंडिया ने बनाई अपनी। ठीक है, ऐसे करके हम धीरे धीरे करके अपने देश में छोटा हो थोड़ा हो, उनसे कमजोर हो, भले ही उनसे कमजोर हो, जैसे यूके यूएस से जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, भले ही उनसे कमजोर हो, पर अपना हो, खुद का हो, अपने देश का हो, ऐसे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उन पर निर्भर न होकर। ऐसे ही उन्होंने ये बताया एजी फ्रैंक ने। और यहाँ वो एक मॉडल देते हैं आपका सैटेलाइट का और मेट्रोपॉलिटन का। ठीक है, ये क्या मॉडल है एजी फ्रैंक? एजी फ्रैंक जो मॉडल इसके बारे में बताते हैं, वो एक चेन बताते हैं इसके बारे में, कि एक ऐसी चेन है जिसके द्वारा शोषण होता जा रहा है। एक शोषण कहीं होता है, फिर उसके बाद एक और दूसरी चेन है, फिर उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, ऐसे शोषण चेन में चलता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक एक देश या एक जो आपका सिटी है, एक शहर दूसरे शहर का शोषण करता है, दूसरा शहर तीसरे शहर का शोषण करता है, और तीसरे शहर का एक मेन जो बड़ा शहर है, जो मेट्रोपॉलिटन है, वो करता है आपके शहर का शोषण। ऐसे उन्होंने बताया, फ्रैंक ने विश्व अर्थव्यवस्था को शोषण की एक ऐसी श्रृंखला, चेन के सिस्टम में समझाया, जो विश्व में महानगर और विकासशील जो आपके विश्व में जो महानगर है वो विकसित देश है। ठीक है, ये जो मेट्रोपॉलिटन है ये है महानगर। ठीक है, बड़े नगर, इनके बारे में बताया कि ये महानगर है, और जो ये आपके सैटेलाइट, ये उपग्रह है, उपग्रह, इनके बारे में बताया, ये उपग्रह, यहां से चीजें
शक की जाती है, ठीक है? और आगे पहुँचाई जाती है। फिर वहाँ से वो करता है, वो आगे पहुँचाता है। शोषण इनसे शोषण किया जाता है छोटे जो आपके सिटी है उनसे और फिर वो चीज़ें आगे पहुँचाई जाती है। ऐसे करके शोषण होता रहता है, ठीक है? अब जो बड़े शहर हैं, जैसे बड़े शहर हैं इसमें बड़े शहर हैं छोटे शहरों का और छोटे शहर ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण करते हैं और इस प्रकार शोषण की धारा नीचे से ऊपर जैसे ये नीचे से चलती है और ऊपर की तरफ जाती रहती है, ठीक है? ऊपर एक मेन सिटी बैठी होती है जो इन सब का शोषण कर रही होती है, ठीक है? ऐसे चलती रहती है। संसाधन गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ क्षेत्रों की तरफ और आते हैं। ऐसे एजी फ्रैंक ने एक सिस्टम बताया, एक अपना जो बताया कि कैसे जो शोषण है उसकी चेन बनी हुई है ऊपर तक। हम इस सिस्टम के बारे में जानते हैं कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है। जो स्ट्रक्चर है उसका, उस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें से आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैसे तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्लोबल सिस्टम के बारे में किसने बताया? जो ये आपके महानगर है, उपनगर वाला जो सिस्टम है, मेट्रोपॉलिटन और सैटेलाइट के बारे में ये जो सिस्टम है ये किसने दिया? तो आप उसमें नाम लगा दीजिए ऑप्शन में कि एजी फ्रैंक ने इसके बारे में बताया। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट में। तो इसमें समझने की कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये बताया इसमें कि सबसे पहले आपका कौन सा आता है? ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है? ये आता है आपका रूरल एरिया, ये होता है आपका रूरल एरिया। जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, बेचारा इसका तो शोषण हो ही रहा है। ये किसी का महानगर नहीं है, ये किसी का मेट्रोपोलिस नहीं है, ठीक है? इसका तो शोषण होगा क्योंकि ये सबसे नीचे पायदान पे है और इस बेचारे का सब शोषण करते हैं और यहाँ से चीजें शक होके ऊपर जाती है, फिर यहाँ पहुंचती है। ऐसे उन्होंने एक चेन के सिस्टम बताया। यहाँ पर क्या है कि कच्चा माल प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड लेबर। यहां से क्या होता है कि कच्चा माल जाता है और आपने देखा होगा कि जैसे कोई छोटे शहर का कोई गांव, जो आपके गांव है, छोटे गांव है, बड़े गांव है, वहां से लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। गांव में बेस जो आपकी इकोनॉमी क्या है, किस पे बेस है? एग्रीकल्चर पे, खेती पे बेस है। और मोस्टली कुछ छोटे मोटे आपके बिजनेस खोल रखे, दुकानें खोल रखी है। इससे ज्यादा गांव में कुछ नहीं है। गांव में कभी विकास नहीं हो पाया हमारे देश में या कि किसी भी देश में। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सिस्टम बताया। मैं भारत से डिनोट करके आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा ही होता है कि आपका छोटा सा एक गांव है, मान लो एक छोटा सा हम गांव लेते हैं रामपुर। रामपुर में क्या होता है कि रामपुर से लोग जाते हैं बड़े शहर में, थोड़े बड़े शहर में काम करने के लिए और वहां से कच्चा मटेरियल जाता है। कच्चा मटेरियल क्या? जो आपकी फसलें हैं, जो वहां बेचारे किसानों ने वहां फसलें लगाई थी, ठीक है, वहां काम किया था, फसलें काटी थी, बोई थी और वहां से वो फसलें जाती है शहरों में, शहरों की मंडियों में और वहां से फिर आगे ऊपर जाती है। एज ए चेन सिस्टम है। तो एजी फ्रैंक ने ऐसे ही समझाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में से चीजें जाती हैं आपके शहर में, ऊपर जाती है। अब यहाँ आगे छोटे शहर जो स्मॉल सिटी है। अब हम लगाते हैं रामपुर से एक शहर का नाम ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक शहर का नाम ले लो। जैसे आपका शहर का नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी से जो छोटे गांवों से वस्तु आई रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा का एक गांव है, शहर है एक रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर चीजें आई तो रेवाड़ी के अंदर चीजें आई तो फिर रेवाड़ी ने किसका शोषण किया? रेवाड़ी ने अपने जो गांव है उसके अंदर जितने भी गांव आते हैं उनका शोषण किया। वहां से कच्चा माल आया, श्रम आया, ठीक है, श्रम शक्ति आई और ये कराते हैं लेकिन स्वयं पीछे रह जाते हैं। जो ग्रामीण है वो पीछे रह जाते हैं। अब रेवाड़ी ने क्या किया कि चीजें शोषण की गांव से, ठीक है। अब रेवाड़ी जरूरी नहीं है कि रेवाड़ी टॉप पे बैठा हो, रेवाड़ी टॉप पे नहीं है, यहाँ ऊपर की श्रृंखला में नहीं है। अब क्या होगी? रेवाड़ी से भी शोषण की जाएंगी चीजें। रेवाड़ी से शोषण करके चीजें कहाँ जाएंगी? बड़े शहर में। अब ये आ गए आपके बड़े शहर। यहाँ देखा आपने एक, ये देखो यहाँ उपग्रह और महानगर दोनों चीजें लिखी हुई है कि इस शहर का शोषण होता भी है और ये शोषण करता भी है। किसका शोषण करता है? नीचे वाले ग्रामीण का, गांव का ये शोषण करता है और इसका भी शोषण होता है। कौन करता है? इससे बड़े वाले का, इससे बड़े वाला शहर जो है, ठीक है, इसका भी शोषण होता है, ठीक है। ये और यहाँ आते हैं आपके बड़े शहर जो मेट्रोपोलिस जो मेट्रो सिटी है, ठीक है। मेट्रो सिटी में अब क्या आ गई? दिल्ली, दिल्ली जैसे शहर, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, ऐसे चेन्नई, ये बड़े शहर है। ये जैसे रेवाड़ी जैसे छोटे शहरों का ये शोषण करते हैं। यहाँ से रेवाड़ी जैसे छोटे शहरों का इन्होंने शोषण किया और इनके पास चीजें आई। अब यहाँ भी चीजें नहीं रुकती है। यहाँ दिल्ली में भी चीजें नहीं रुकेंगी, दिल्ली मुंबई कोलकाता में भी चीजें नहीं रुकेंगी। अब दिल्ली मुंबई कोलकाता ने अगर शोषण किया है रेवाड़ी का, तो दिल्ली मुंबई कोलकाता का भी कोई शोषण करेगा जो ऊपर बैठी है, जो बड़ी सिटी है। अब यहाँ इन्होंने इसका शोषण किया, अब इनका भी कोई शोषण करेगा जो बड़े शहर है उनका। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ उपग्रह और महानगर दोनों लिखे हुए हैं। मतलब उपग्रह ये एक शोषण वाला शहर भी है जिसमें शोषण होता है, शोषित शहर है और ये एक शोषण करता भी है, शोषण करता भी है। तो महानगर भी है। ऐसे ही चीजें ऊपर जाती है और ऊपर गई तो यहाँ आगे बड़े शहर। ये कौन से शहर है? आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का
शोषण करता है? आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन जैसे बड़े शहरों का, इनका शोषण करता है न्यूयॉर्क। ठीक है, ऐसे ही ये चेन चलती आ रही है। स्मॉल सिटी, सैटेलाइट एंड मेट्रोपोलिस, यहाँ पर मेट्रो जो सिटीज होती हैं, जो दिल्ली, मुंबई आपके ऐसे होते हैं सैटेलाइट और मेट्रोपोलिस, क्योंकि इनका भी शोषण हो रहा है और ये भी शोषण कर रहे हैं। फिर ऊपर गए वर्ल्ड, जो वर्ल्ड मेट्रोपोलिस है, ठीक है, ये सबसे बड़े देश है, ये भाई साहब सबका शोषण करते हैं। पेरिस, आपका न्यूयॉर्क, ऐसे बड़े-बड़े शहर जो इन शहरों का शोषण करते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल में आपको समझाया एजी फ्रैंक का मॉडल, कि उन्होंने कैसे बताया निर्भरता सिद्धांत के बारे में, डिपेंडेंसी थ्योरी को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें बताई जो डिपेंडेंसी थ्योरी है देने वाले हैं उनके द्वारा, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी उसके बारे में बताया कि आप कैसे बाहर आएंगे। वेज टू ओवरकम डिपेंडेंस, निर्भरता से आप कैसे बाहर आएंगे, डिपेंडेंस से आप बाहर कैसे आएंगे। डिपेंडेंसी जिसमें बहुत सारे थ्योरिस्ट है उन्होंने बताया कि आप कैसे बाहर आएंगे। उसमें बताते हैं कि वो नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाना, ताकि पूंजीवादी निर्भरता से छुटकारा मिल सके। अब वो क्या कहते हैं, ये समाजवादी मॉडल देते हैं आपको कि आपको बाहर आना पड़ेगा ऐसे सिस्टम से। आपको अपने देश में एक नियंत्रित और नियोजित प्लान्ड इकोनॉमी, जो आपकी कमांड बेस्ड और प्लान्ड इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ जो आपका कैपिटलिस्ट और डिपेंडेंस, ठीक है, इससे बाहर आना पड़ेगा, तभी आप आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे चलते हैं यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, कि सामाजिक और आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे। आपको अपने देश में आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे, जिससे आप इस जगह से बाहर आएंगे, डिपेंडेंस से बाहर आएंगे, निर्भरता से बाहर आएंगे। फिर विकासशील देशों के बीच में सहयोग होगा, आत्मनिर्भरता होगी। मैंने बताया कि हम अपने देश में जब तक चीजें नहीं बनाएंगे और हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ऊपर ऐसे ही हम डिपेंडेंट रहेंगे किसी देश के ऊपर, निर्भर रहेंगे हम किसी देश के ऊपर, और वो हमारा शोषण करता रहेगा, एक्सप्लॉइट हमें करता रहेगा। तो वो बताते हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और विकासशील जो देश है उनके बीच में सहयोग होना पड़ेगा। जैसे क्या है, गुटनिरपेक्ष, लाइक द स्पिरिट ऑफ नाम, जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ठीक है, उस तरीके से। क्योंकि जब हम एक वर्ल्ड सिस्टम में चीजें देखते हैं, तो आप क्या देखते हो, जो हमारे जैसे जो विकासशील देश है वो क्या करते हैं, सब्सिडीज देते हैं अपने अपने जो देश के अंदर है। जैसे हमारे देश में भी सब्सिडी मिलती है ना, ऐसे जैसे हमारे देश में सब्सिडी मिलती है आपके जो पैनल्स है, ठीक है, उन पे मिलती है, बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी मिलती है, ईवी जो गाड़ियां हमारी उन पे मिलती है। पर वर्ल्ड सिस्टम, आपका बिजनेस क्या कहता है, कैपिटलिस्ट क्या कहता है कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। जो प्रतिस्पर्धा, जो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, जैसे मान लो कि मैं इस तरीके से समझाऊं इस पॉइंट को, कि जैसे अमेरिका है और अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है वो इंडिया में आना है, ठीक है, इंडिया में वो प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो अमेरिका तो बिजनेस करने के तौर से यहाँ पे आया, अमेरिका की जो कंपनी है, इंडिया में वो प्रोडक्ट आना है। मान लो इंडिया में कोई ईवी गाड़ी है, मान लो टेस्ला है, टेस्ला अगर इंडिया में आ रही है, तो अगर टेस्ला इंडिया में आएगी, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करेंगे, टेस्ला खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो क्या होगा कि हम वही डिपेंडेंट हो जाएंगे उन्हीं के ऊपर, उन्हीं देश के ऊपर। और यूएसए और जो ये बड़े देश है, ये तो बिजनेस करना चाहते हैं, ये तो कैपिटलिस्ट देश है, ये बिजनेस करेंगे, ये टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को इंडिया में भेजेंगे, और जिससे शोषण होगा हमारे देश में। तो यहाँ क्या करती है अपनी गवर्नमेंट, क्या करती है इंडिया की गवर्नमेंट, की सब्सिडीज देती है। जैसे आपने सुना होगा कि टाटा की गाड़ी जो लेते हैं, टाटा की जो ईवी है, और जैसे महिंद्रा की जो ईवी गाड़ियां हैं, जो महिंद्रा की ईवी गाड़ी है, तो उन पे सब्सिडी चलती है। अब सब्सिडी चलती है, सरकार हेल्प करती है लोगों को, कि और मोटिवेट करती है कि लोग क्या करें, कि अपने देश की ईवी मशीन खरीदे, ना कि बाहर के देशों की ईवी मशीन खरीदे। चाइना ने भी अपने प्रोडक्ट इंडिया में भेज रखे हैं, पर इंडिया की जो सरकार है वो कोशिश करे कि लोग अपने देश का प्रोडक्ट खरीदे। तो ऐसे ही, पर वर्ल्ड सिस्टम पे हम अगर ये चीजें देखें, तो कैपिटलिस्ट देश क्या बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है, जो ये बनाया हुआ है सब्सिडीज का, ये गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि बिजनेस तो एक खुले तौर पे होना चाहिए, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो खरीदेंगे। पर यहाँ क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर रही है, इक्विटी कर रही है, कि यहाँ पर जो चीजें हैं उनके उनको सहयोग दे रही है, अपने देश की चीजों को सहयोग दे रही है, ना कि दूसरे देशों को सहयोग दे रही है। यही चीजें कारण बनती है ऊपर जाके। फिर वर्ल्ड सिस्टम में क्या होता है, बहस होती है कि भाई इंडिया क्यों सब्सिडी दे रहा है अपने ईवीज मार्केट में, और हम अगर ईवी मार्केट में जा रहे हैं इंडिया के में, तो इंडिया के लोग उनकी जो मर्जी होगी वो खरीदेंगे। इंडिया क्यों अप्रोच करता है कि जो वहां के लोग हैं वो टाटा को खरीदे, महिंद्रा को खरीदे। पर हमें कहीं ना कहीं ये उनके हित में ये बातें नहीं है, पर हमारे हित में है, हमारी फेवर में है ये बातें। इंडिया को सपोर्ट कर, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, अपनी जो खुद की जो हमारी ब्रांड है, जैसे टाटा और महिंद्रा है, उनको करना होगा, ताकि लोग यहाँ की चीजें खरीदे, और ये हमारे देश के बेनिफिशियल है, ना कि यूएसए के लिए। यूएसए के लिए तो घाटी हो रहा है, इसलिए वो वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलती है कि इंडिया, लाइक इंडिया, ऐसे बहुत सारे देश है वो सब्सिडी ना दे।
पर हम कैसे ना कैसे इन चीजों को कॉन्कर कर जाते हैं। और जो आपकी डब्ल्यूटीओ में है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अपना पक्ष एक मजबूती से रख पाए। अकेला आदमी क्या पक्ष रख देगा? नहीं रख पाएगा। ऐसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, जो अंडर डेवलप कंट्री है, उन्होंने एक एक संगठन बनाना होगा, जिससे हम अपनी बात एक मजबूत तरीके से डब्ल्यूटीओ में बोल पाए कि हाँ, हमें जरूरत है, हमारे देश में अभी कंपनियों को जरूरत है, जो हमारी कंपनियां अब compete नहीं कर सकती टेस्ला जितनी बड़ी कंपनियों से। तो हमारे देश में लोगों को जरूरत, कंपनियों को जरूरत है कि हम उनको ईवीज पे या ऐसे सब्सिडी दें। तो एक संगठन बनाना होगा। वही इसमें बताइए, मैंने आपको ये लाइन एक बहुत अच्छे से समझाई है कि कैसे वो क्यों बता रहे हैं कि आपको अगर बाहर आना है इन चीजों से तो क्या करना पड़ेगा। और इंडिया वहीं उसी रास्ते पे, और बहुत सारे डेवलपिंग जो देश हैं वो भी इस रास्ते पे चल रहे हैं। वो भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और वो भी अपने देश में कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। गवर्नमेंट सुधार कर रही है। ऐसे व्यापार संतुलित संतुलित रखे और नीति सुधार करते रहे, ताकि देश में उद्योग सुरक्षित रहे। ठीक है, ये मैंने बताया ना कि अपने देश में नीति बनाते रहे, जिससे अपने देश का जो उद्योग है, अपने देश का बिजनेस है, वो चलता रहे, रन होता रहे। बाहर से कोई भी चीज आए, इम्पैक्ट ना करे, ताकि लोगों को ये समझाया जाए कि इंडिया में लोग, जो इंडियन है, जो मेड इन इंडिया चीजें हैं, वो खरीदे। देखो, अगर चीजें अच्छी होंगी तो जो आपका कस्टमर है वो खरीदेगा, वो इंडिया की हो या चाइना की हो या यूएसए की हो। हमको क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट है, जैसे टाटा और महिंद्रा, उनकी तरह प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छा बनाना है, ताकि इंडिया के लोग अप्रोच करें, इन चीजों को खरीदें। तब तक हम कस्टमर को नहीं दिखाएंगे बेनिफिट अपनी जो ईवी में आने के लिए या कोई भी चीजों में आने के लिए, तब तक कस्टमर नहीं खरीदेगा ना वो चीजें। तो ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नीतियों में सुधार करना पड़ेगा, और अपनी भी जो मेड इन इंडिया चीजें हैं, उसमें जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर कर एक अच्छा, एक जो आपका वर्ल्ड तौर पर जो प्रोडक्ट है, जो अच्छी प्रोडक्ट है, उसको लाना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि लोग अपने ही देश का प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, ऐसे नई तकनीकें, आपकी जो नई तकनीकें हैं, स्थायी आवश्यकताओं को अनुसार औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अपनी स्थायी जो तकनीकें हैं, उनके आधार पर जो आपका औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो आपका इस डिपेंडेंसी थ्योरी का जो क्रिटिक है, डिपेंडेंसी थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है, वो की गई है। जो क्रिटिक करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ये थ्योरी क्यों गलत है, क्यों एक प्रैक्टिकल नहीं है। इसके तर्कों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। मतलब क्या है? इट्स लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल एविडेंस प्रूव इट्स आर्गुमेंट। मतलब क्या है कि इनके पास एक एविडेंस नहीं है खुद की बातों को प्रूव करने के लिए, खुद के आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए। जो मन में आया वो एलजी फ्रैंक ने बता दिया, जो मन में आया डिपेंडेंसी थ्योरी देने वालों ने बता दिया। इनके पास एक पर्टिकुलर कोई आर्गुमेंट नहीं है जो लॉजिकली सही बैठता हो। ठीक है, इट्स इट्स रिलाई टू मच ऑन सोशलिस्ट। मैंने बताया कि ये सोशलिस्ट चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थ्योरी सोशलिस्ट तरीके से चल रही है। और उस टाइम पे जब हम देखते हैं, जब डिपेंडेंसी थ्योरी चल रही थी, तब क्या हो रहा था कि यूएसएसआर टूटने की कगार पे था। ठीक है, बाद में टूटेगा वो 1991 और 90 और 91 के आसपास। पर हमने क्या देख लिया था? मॉडल खराब हो गया, जो सोशलिस्ट मॉडल था। क्यों? क्योंकि जब आपके 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लेनिन आए, लेनिन की मृत्यु होगी 1924 के अंदर। फिर आपके स्टालिन आते हैं। तो स्टालिन का राज जो चला, वो स्टालिन के राज में इतनी क्रूर चीजें हुई, लोगों को मारा गया। ठीक है, उन लोगों, बहुत सारे लोगों को कैंप्स में भेज दिया गया, और बहुत सारे लोगों को मारा गया, उनके ऊपर अत्याचार हुए, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। और एक लास्ट में वो लक्षण, वो एक सिम्टम्स दिखने लग गए थे जो वर्ड्स में, कि हाँ, जो आपका सोशलिस्ट मॉडल है वो कहीं टिक नहीं सकता, उसमें कमियां हैं, खामियां हैं। वहां एक वन पार्टी सिस्टम चलेगा, और कोई ना कोई जो आपका डिक्टेटर है वो बन जाएगा। तो ऐसे ही सोशलिस्ट की छवि खराब हो चुकी थी उस टाइम तक। ठीक है, 1960 के आसपास, 1960 के दशक के आसपास। ठीक है, जो आपके रेडिकल आइडियाज थे, ठीक है, ऐसे ही खराब हो चुकी थी उनकी छवि। इसमें यह सरकार की स्वतंत्र नीतिगत भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। जो स्वतंत्रता, जो सरकार की स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट जो रोल है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें आज की वैश्विक दुनिया में भी राष्ट्र राज्य को विश्लेषण करने की इकाई मानता है। ऐसे तो इन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज किया अलग अलग चीजों में। ठीक है, मेन चीजों में इन्होंने बताया लॉजिकली प्रूवन नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट का ढांचा बिगड़ चुका है, सोशलिस्ट बाद में तबाह हो गई आइडियोलॉजी। तो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना यहाँ एजी फ्रैंक का एक कोट है कि अमीर देशों का विकास गरीब देशों के अविकसित, जो अविकास पर आधारित है, कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि उनका विकास, अमीर जो देश हैं, जो यूएसए हैं, ठीक है, यूके हैं, और ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनका विकास कैसे होगा? जब तक वो इनका
शोषण नहीं करेंगे। जब तक गरीब देशों का शोषण नहीं करेंगे। गरीब देशों का शोषण तब करते रहेंगे जब तक गरीब देश अंडर डेवलप रहेंगे। ठीक है, वो डेवलपमेंट की तरफ ना जा पाएंगे, डेवलप ना हो पाएंगे खुद के देश को। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ द रिच डिपेंड्स ऑन द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पुअर। मतलब इनका विकास उसी में ही है जब तक गरीब देशों में अविकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है आपकी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी किसने? इमुलिन, एक मिनट, वोल्स्टीन है। ठीक, ये थ्योरी दी, इन्होंने बताया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में बताया कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कैसे चल रही है, विदेश में कैसे चीजें चलती आ रही है और कैसे वर्क कर रही हैं, और जो आपके कोर देश है, जो पेरीफेरी देश है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, कैसे निर्भर है। ठीक है, इन्होंने उसके बारे में बताया। ये बताते विश्व प्रणाली सिद्धांत को इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया, और हालांकि इसके बारे में नहीं पूछा जाता, वो 1979 के बारे में नहीं पूछा जाता कि भाई ये कब दिया, क्यों दिया। ठीक, सॉरी, कब दिया, डेट तो हालांकि नहीं पूछी जाती है। 1979 के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो यह, इस मॉडल को आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन तो वो बेसिक इतना ही बनाते हैं यूजीसी नेट में, कि जो वर्ल्ड सिस्टम है, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम है, वो किसने दिया, बस किसने दिया, वॉलस्टीन ने दिया, बस इतना क्वेश्चन आएगा, छोटा सा। तो इसमें हम, हालांकि हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कि आप एमएमए भी होंगे, ठीक है, एमएमए भी आपका ये कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये देखिए कि यह बताता है कि कैसे एक एकीकृत वैश्विक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था व्यापार और उत्पादन और वित्त के मामले में सभी देशों को जोड़ती है और नियंत्रित करती है। मतलब इट्स एक्सप्लेन हाउ अ सिंगल ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टू कनेक्ट एंड द कंट्रोल ऑल नेशन थ्रू द ट्रेड, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। कैसे जो कोर देश है वो कैसे इनको कंट्रोल करते हैं, जो आपके पेरीफेरी में उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन द वर्ल्ड शुड बी स्टडी ऑन एज ऑन द इंटीग्रल सिस्टम नॉट एज ए सेपरेट कंट्री। हम इनको, जो ये बताया वॉलस्टीन के अनुसार, दुनिया को अलग अलग देशों के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे अलग अलग देशों के कहना क्या चाहते हैं कि जब हम वर्ल्ड सिस्टम को देखते हैं तो हमें अलग अलग करके देशों को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इनको एक साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, इनको एक कैटेगरी में पढ़ना चाहिए, सेपरेट करके इनको नहीं पढ़ना चाहिए, करके पढ़ना चाहिए इनको। यह सिद्धांत निर्भरता सिद्धांत की आलोचनाओं के उत्तर के रूप में सामने आया। जो आपने देखा यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया था डिपेंडेंसी थ्योरी को, उसके आंसर में यहाँ पर वॉलस्टीन लेके आते हैं अपना अपना ये जो सिद्धांत है, जो सिस्टम बताते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, उसके बारे में ये आंसर है। तो अपने मेन फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं आपके जो वोल्स्टीन ने, उसके बारे में जानते हैं कि पूरे विश्व को एक वैश्विक प्रणाली के रूप में देखना चाहिए, न कि अलग अलग। मैं बताया ना कि एक पार्ट में नहीं देखना चाहिए, उनको पूरे एक समूह में देखना चाहिए, एक एक करके नहीं देखना चाहिए। The modern world economy is based on an international division of a labor where countries play different economical role। जहां पर कंट्रीज अलग अलग रोल, डिफरेंट रोल प्ले करती है, किसके अंदर, वर्ल्ड सिस्टम के अंदर। ना कि एक कंट्री को हम नहीं देख सकते, सारे समूह को देखना पड़ेगा। और दी मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल डिवीजन हो रखा है लेबर्स का, और वेयर कंट्री प्ले डिफरेंट इकोनॉमिकल रोल, जहां पर अलग अलग तरीके से अपना रोल अदा करती है। वॉलस्टीन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 जोन्स, कोर, सेमी पेरीफेरी और आपका पेरीफेरी। यहां पर इन्होंने बताया कि 3 तरीके से ने डिफरेंशिएट किया और समझाया, एक्सप्लेन किया अपने सिस्टम को, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी काम कैसे करती है। कि एक होता है कोर, एक होता है सेमी पेरीफेरी, एक होता है पेरीफेरी। यहां 3 तरीके के देश हैं। ठीक, ये ऐसे दे सकते हैं, यहाँ ऐसे देश हैं। इसमें क्या है कि कोर में वो देश है जो विकसित हो चुके हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, वो देश है। ठीक है, इसमें कौन से हैं, जो डेवलप, जो आपके जो पेरीफेरी है, जो सेमी पेरीफेरी है, सेमी पेरीफेरी, यहाँ पर पेरीफेरी है। ठीक, यहाँ पर पेरीफेरी है, और ये क्या है आपको, कोर, यहाँ कोर चल रहा है। ठीक, जो पेरीफेरी है, ये है क्या है, गरीब देश। जो सेमी पेरीफेरी है, वो है आपके डेवलपिंग कंट्री, जो विकसित, जो विकास कर रही है वो कंट्री है। ठीक, और ये आपकी डेवलप कंट्री। ऐसे उन्होंने समझाया 3 तरीके से। आधुनिक आधुनिक विश्व में अर्थव्यवस्था की जो अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित है, जहां देशों की अलग अलग आर्थिक भूमिकाएं होती है। ठीक है, अलग अलग आर्थिक भूमिकाएं के बारे में उन्होंने बताया। आगे चलते हैं हम कि यहाँ वॉलस्टीन का जो सिस्टम है, ये पूरा है जो उन्होंने समझाया। इसको समझ गए, इस डायग्राम को आप समझ गए, तो आप पूरा वर्ल्ड सिस्टम समझ जाएंगे कि वॉलस्टीन आखिरकार समझाना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, वॉलस्टीन ने यहाँ दुनिया को 3 तरीकों से बांटा, कोर,
अर्ध परिधि और परिधि, इन क्षेत्रों के बीच संबंध सहित कोर देश और बाकी हिस्सों में नियंत्रण रखते हैं। जो आपका कोर देश है, जो आपका कोर देश है, वो क्या करता है, कंट्रोल रखता है किन पर, किन पर, जो आपके पेरिफेरी है और सेमी पेरिफेरी, उन पर कंट्रोल रखता है। देश अपनी प्रगति के अनुसार इस संरचना में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। वो समझाते हैं कि जो आपका ये जो पेरिफेरी सिस्टम है, जो आपका जैसे कोर है और यहाँ सेमी पेरिफेरी है और यहाँ पेरिफेरी, यहाँ देश जा सकते हैं अपने किसी भी तरफ। देखो, जो यहाँ जो विकासशील देश, वो अगर गरीब हो जाए तो उनकी अगर मान लो कोई आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए और वो गरीब हो जाए, तो क्या होगा कि वो देश यहाँ भी आ सकते हैं, पेरिफेरी में भी आ सकते हैं, और कुछ पेरिफेरी देश ऐसे होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा आगे पहुंचा देते हैं, जो विकसित करने की राह पे चल देते हैं और अच्छा प्रोग्रेस कर पाते हैं। वो कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके उसमें सेमी पेरिफेरी में। तो ये बताते हैं कि कोई भी देश, ये एक जटिल कोई वो नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है कि चीजें बदल ही ना पाए। डायनामिक चीजें हैं, यहाँ पर बदलती रहती है। कोई भी देश, किसी भी उस देश के विकास की जो चलने की रफ्तार है या जो चल रहा है जिस तरीके से, उससे पता लगेगा वो देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, कि वो पीछे की तरफ मूव करता है या आगे की तरफ मूव करता है। ऐसे जैसे इंडिया थे, उस टाइम पे इंडिया 1947 में हम आजाद हुए, तो हम एक गरीब देश में आते थे, ठीक है, गरीब देश में आते थे। हमने अपने आप को डेवलप किया, आगे बढ़े, ठीक है, हमने अपने देश में इंडस्ट्री लगाई, ऐसे काम किया, तो हम कहीं ना कहीं वहां से निकलकर, यहां से निकलकर, पेरीफेरी से निकलकर अब सेमी पेरीफेरी शकल में आ गए हैं। और कहीं आने वाले टाइम में जो अभी बताया गया है कि हम 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे, हो सकता है, होप सोचते हैं कि बन जाए, कि हम आगे बढ़कर, जैसे हम यहां से 1947 से आज 2025 में हम यहाँ हैं सेमी पेरीफेरी में, तो हम 2047 तक यहां पहुंच जाएंगे कोर के अंदर, ठीक है, कोर के अंदर पहुंच जाएंगे। और यही बताया गया था पोलिस्टीन के द्वारा कि यहाँ एक देश एक ही सर्कल में नहीं रहता, आगे और पीछे मूव करता रहता है। यहाँ आधुनिक विश्व प्रणाली गतिशील है और लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। मैंने बताया हम 1947 के बाद आगे आए और फिर हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सिस्टम पढ़ते हैं, ये मैप समझते हैं। देखो, इसमें है एक पेरीफेरी, ये आपका एरिया पेरीफेरी, ये है सेमी पेरीफेरी का, और ये आप कोर है, ये बीच में कोर है। यहां आते हैं आपके देश यूएसए, ठीक है, यूके, और ऐसे देश आते हैं जो हो चुके हैं डेवलप, ठीक है, यहां डेवलप हो चुके हैं। इनमें कौन से आते हैं, आपके इंडिया आता है, चाइना, चाइना भी अभी फुल्ली वो डेवलप नहीं हो पाया, चाइना भी। तो ऐसे यहाँ इंडिया आता है, चाइना आता है, और ये क्या है, पेरीफेरी। यहाँ आते हैं आपके कोई भी देश, मानो साउथ अफ्रीका की कोई भी कंट्री, रबाड़ा मान लेते हैं, रबाड़ा, ठीक है, ये देश जो गरीब है, जो पेरीफेरी में। अब यहाँ सिस्टम समझाया कैसे गया है, कैसे समझाते हैं बोलस्टीन, बोलते हैं कि जो पेरीफेरी देश है, जो पेरीफेरी देश है, वहां से चीजें सेमी पेरीफेरी क्या करता है। सबसे पहले हम कोर को समझते हैं। कोर जो है आपका, कोर क्या करता है कि अपना जो हाई कॉस्ट, जो आपका कंज्यूमर गुड्स, जो आपकी यूएसए के अंदर जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ठीक है, जो उनके वहां के जैसे पर्स है, कपड़े हैं, ऐसे शूज हैं, ऐसे बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी चीजें हैं, लग्जरी जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो सेल करता है किसके अंदर, पेरीफेरी देश में। पेरीफेरी में भी करता है, सेमी पेरीफेरी में। देखो, ये यहां से यहां पेरीफेरी में भी कर रहा है, और ये यहां से इसमें भी कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहां से इसमें भी कर रहा है, वो दोनों देशों में करता है, कि पेरीफेरी में भी करता है और सेमी पेरीफेरी में भी करता है, क्योंकि वो कोर देश है, ठीक है। और क्या करता है, अब शोषण करने की भी बारी है, उन्होंने अपने गुड्स तो दे दिए, अब शोषण भी तो करेगा ना वहां से, तो वहां से चीप लेबर लेगा और रॉ मटेरियल लेगा वहां से। अब देखो, यूएसए और यूके ने यहाँ इंडिया और यहाँ रबाडा जैसी साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज है, कुछ है जो अभी भी गरीब है, उसमें जैसे यूएसए ने क्या किया कि 100 करोड़ की कोई चीजें बेच दी, ठीक है, या 100 करोड़ की चीजें बेची, और यहां से वो क्या करेगा, चीप लेबर लेगा। चाइना से सिर्फ चाइना और इंडिया से भी चीप लेबर लेगा, और रबाडा से भी चीप लेबर लेगा। यहां वो चीप लेबर ली 50 करोड़ की, और सामान कितने का बेचा, 100 करोड़ का। तो यहाँ क्या गया, 50 करोड़ घाटे में है ना। कौन घाटे में, घाटे में ये है जो आपके सेमी पेरीफेरी देश है और पेरीफेरी देश है, ये दोनों के दोनों घाटे में है। और इनका शोषण कौन कर रहा है, ये बड़े देश ये कर रहे हैं। जो आपका कोर सिस्टम है वो कर रहा है इनका शोषण। अब क्या होगा, ये लोन लेंगे 50 करोड़ का, और फिर उस लोन को चुकाते रहेंगे,
तो आखिरकार शोषण तो हो रहा है ना, कोर दोनों देशों का शोषण कर रहा है, पेरीफेरी का भी और सेमी पेरीफेरी का भी। ठीक है, अब आते हैं हम सेमी पेरीफेरी पे। सेमी पेरीफेरी क्या करता है कि अपने अपना जो यहाँ से अब इंडिया और चाइना भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना चीजें। चाइना भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, इंडिया भी अब बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करने लगा है। जो इंडिया की जो आपकी टाटा और महिंद्रा है, उनके बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, वहां हम अपनी बाइकें बेचते हैं, जो हीरो की बाइकें वहां बिकती है। बजाज सबसे बड़ा एक बताया जा रहा है कि बाइक में सबसे बड़ा कंपनी बन गया है साउथ अफ्रीकन में, कि बजाज भी अपनी बाइकें बेचता है वहां पर। तो बजाज क्या करता है या इंडिया क्या करता है, अपने गुड्स यहाँ पे बेचता है, गुड्स यहाँ पे बेचता है। और जब वहां प्लांट लगा रखे हैं तो यहाँ से क्या करेगा, चीप लेबर लेगा, इंडिया चीप लेबर लेगा यहाँ से। अब इंडिया भी तो शोषण कर रहा है किसी का, पर इंडिया का शोषण भी तो हो रहा है ऊपर यूएस से। तो ऐसे बताएगा कि इंडिया भी शोषण करता है या चाइना भी शोषण करता है, और चाइना और इंडिया का भी शोषण हो रहा है ऊपर, तो शोषण कर रहा है इन दोनों देशों का। ठीक है, ये सेमी पेरीफेरी का भी शोषण होता है। ये देखो, यहाँ गुड्स ये पहुंचा रहे हैं, ये भी बेचते हैं, कोर में ये भी बेचते हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये चीप लेबर, यहाँ से सेमी पेरीफेरी चीप लेबर ले रहा है, और यहाँ से ये गुड्स बेच रहा है कहाँ, पेरीफेरी में। फंस गया कौन, यहाँ फर्स्ट कौन गया, ये पेरीफेरी। पेरीफेरी ना बेचारा बेचता है कुछ भी, क्या बेचता है, ये चीप लेबर बेचता है। ठीक है, सिर्फ पेरीफेरी किसको करता है, चीप लेबर। शोषण किसका करेगा, इसका शोषण हो रहा है तो इसका शोषण हो रहा है, ये किसी का शोषण नहीं करता, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, ये नीचे की स्टेज है। इसका कोई शोषण नहीं करता, इसका शोषण सब सॉरी इसका शोषण ऊपर वाले करते हैं। ये ये किसका शोषण करे, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, तो ये किसी का भी शोषण नहीं करता। तो ऐसे सिस्टम समझाया आपके वोलस्टीन ने, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, कोर, कि ये एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पता है, कंट्री कोर में चली गई, मान लो इंडिया अगर कोर में चला गया, तो इंडिया क्या रुक जाएगा शोषण करने से, इंडिया भी शोषण करेगा। ऐसे ही अगर इंडिया 1947 में पेरीफेरी में था, तो इंडिया का शोषण हो रहा था ना उस टाइम पे, तो ऐसे ही इंडिया का शोषण हो रहा था। ये सिस्टम ही ऐसा है, देश आगे चले जाए या पीछे चले जाए, उनका उनका शोषण होना, या वो शोषण करेंगे या उनका शोषण होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें चलती रहेंगी वर्ल्ड सिस्टम में, जो आपकी कैपिटलिस्ट की वजह से। ये समझाया आपके वोलस्टीन ने। अब हम इसके नेचर के बारे में देखो, यही चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है कि जो कोर देश है वैश्विक पूंजीवाद व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ कमाते हैं। दी कोर कंट्री डोमिनेट एंड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल कैपिटलिज्म। यहाँ जो कोर है उसका कोई शोषण नहीं करता, वो दोनों का करता है, पेरीफेरी का भी, सेमी पेरीफेरी का भी, दोनों को करता है। ठीक है, यही सिस्टम फॉलो होता है। जो परिधि देश है, परिधि देश निर्भर और अविकसित बने रहते हैं। अर्ध परिधि देश दोनों के बीच में संतुलन में, जो जो आपके पेरीफेरी है, वो क्या है, वो निर्भर और अविकसित बने ही रहते हैं। और फिर ये सिस्टम के बारे में बोल, किसी देश के बारे में नहीं बोल रहा। मैं पहले बता दूं, देश अपनी जगह बदल सकते हैं, पर पेरीफेरी अपनी जगह नहीं बदलेगा। जो पेरीफेरी जो जगह है वो नहीं बदलेगी, देश बदलेगा, यहाँ वहां होता रहेगा, कभी सेमी पेरीफेरी में चला जाएगा, कभी पेरीफेरी में चला जाएगा, कभी और। ठीक है, ऐसे ही। तो ये वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, असमानता श्रम व्यवस्था, असमान आदान प्रदान का प्रकाश, कि अनइक्वल जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से कुछ चीजें 100 करोड़ में बेची जा रही है, यहाँ से चीजें ली जा रही है 50 करोड़ में, 50 करोड़ का घाटा हो रहा है। तो ऐसे ये दबाने की एक व्यवस्था है और दबी रहती है। ठीक है, ये पेरीफेरी देश का शोषण होता ही रहता है। अब आगे चलते हैं, वोलस्टीन की जो यहाँ पे भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी भी आलोचना हुई, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, जो इसने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी उसका। इसका क्रिटिसिज्म कैसे किया गया, वोलस्टीन के सिद्धांत की आलोचना उसी तरीके से हुई जिस तरीके से निर्भरता सिद्धांत की हुई। इन्होंने क्या बोला कि इनके पास इनके जो लॉजिक है वो लॉजिक सही नहीं है, इनके पास एविडेंस नहीं है। ठीक है, लॉजिकली बेस्ट बैठ नहीं रही है चीजें, ऐसे उन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज किया। यहाँ पर अविकसित के कारण के अविकसित विकास के कारण केवल पूंजीवाद ही नहीं, बल्कि ये समझाते हैं कि अविकास के जो कारण है ना, वो आपका पूंजीवाद, वो कैपिटलिज्म नहीं है, पूंजीवाद ही नहीं है, कि पूंजीवाद नहीं वो सिस्टम बना रखा है, यहाँ पूंजीवाद ही नहीं है, पूंजीवाद ही नहीं है कि वो ही कारण हो किसी देश पर शोषण करने का या किसी देश में अविकास फैलाने का। ठीक है, ये बताते हैं कि उस देश के अंदर भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपके सांस्कृतिक कारण, जैसे आपके कल्चर है, करप्शन है, ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो वहां जातीय संघर्ष चलते हैं, कि वो बताते हैं कि किसी देश के अंदर जो जातीय संघर्ष चल रहे हैं, उनकी वजह से भी तो देश अविकसित होते हैं, उसकी वजह से भी तो देश आगे नहीं बढ़ पाते। जो वहां पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, 100 करोड़ का पुल बनाने की कही, 100 करोड़ में से पहुंचते पहुंचते बीच में खा गए 80 करोड़, लगाया 20 करोड़, और 20 करोड़ में भी घटिया मटेरियल आएगा। ठीक है, वो पुल टूट गया। तो ऐसे भ्रष्टाचार भी तो कुछ ना कुछ कारण है। तो ये बताते हैं, यह अवधारणा कुछ अस्पष्ट मानी जाती है क्योंकि यह सटीक समाधान नहीं बताती। जो ये सिस्टम है जो दिया उन्होंने, ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये अस्पष्ट मानी जाती है, क्लियर कोई सोल्यूशन नहीं बताती किसी भी चीज का।
या समीर अमीन की एक और आती है अनइक्वल डेवलपमेंट। यहाँ डिपेंडेंसी थ्योरी के एक और थिंकर आते हैं समीर अमीन, ठीक है, समीर अमीन। ये क्या बताते हैं डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, ये भी सेम चीजें बताते हैं जो पहले बताई गई है, ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वही से बिलोंग करते हैं, उसी थ्योरी से बिलोंग करते हैं थिंकर भी। ये बताते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, धनी और आत्म केंद्रित व्यवस्था, ठीक है। परिधि में दूसरे देशों की जरूरतें पूरी करने वाले देश होते हैं, परिधि के देश अक्सर पश्चिमी पूंजीवाद की नकल कर लेते हैं और उनका आर्थिक नियंत्रण और निर्भरता बनी रहती है, कि वो जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी नकल करते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं और वहीं रह जाते हैं और ऐसे ही अविकसित बने रहते हैं वो देश। ये समझाते हैं अपनी अनइक्वल डेवलपमेंट के बारे में। इन्होंने बताया कि ग्रोथ इन दी पेरिफेरी शॉर्ट टर्म बूम्स एंड लॉन्ग सेटबैक्स। वो बताते क्या बताते हैं इस पॉइंट में, कि कह रहे हैं इस पॉइंट में वो एक मिनट, इस पॉइंट में वो क्या बताते हैं कि जो क्विक गेन्स है बट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन है और डिक्लाइन है, वो बताते हैं कि इन देशों में दीर्घकालीन थोड़े समय के लिए उछाल आता है। पता क्यों? देखो, जैसे हम देखते हैं कि किस देश को लें, कि चलो हमारा यही ले लेते हैं पड़ोस, इसको देखते हैं कि ये क्या करता है, ये जाके पाकिस्तान जो देश है, ये जाके भीख मांगेगा वहां जाके अमेरिका के अंदर, ठीक है, इसको पैसे मिल जाएंगे, इनको पैसे मिलेंगे, पैसे मिल के ये थोड़ा-सा कर लेंगे डेवलपमेंट, तो इनमें उछाल आ जाएगा। हम देखेंगे कि हाँ, इनमें डेवलपमेंट हो रहा है। ये वहाँ जाके पैसे उसमें आपके वर्ल्ड बैंक में जाके भीख माँग लेंगे, इनको पैसे मिल जाएँगे, ये डेवलपमेंट कर लेंगे अपने देश में। तो पर ये जो डेवलपमेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं चल रही है। कहीं न कहीं ये आप पैसे लेके आते हैं और कुछ तरक्की करते हैं, कुछ आतंकवाद में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है। तो ये जितना इनमें तरक्की होनी चाहिए, उतनी तरक्की नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, पैसे ले आए वहां से, लगा दिए, थोड़े लगाए, थोड़े नहीं लगाए, थोड़े कहीं फेंक दिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ टाइम के लिए तो दिखता है कि डेवलपमेंट हो रही है, पर नहीं, ये एक कांस्टेंट डेवलपमेंट नहीं है। थोड़े से समय के लिए उछाल आता है, ये लिख रखा है यहाँ पर, क्विक गेन्स बट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन और डिक्लाइन, कि कुछ टाइम के लिए उछाल आता है, फिर वहीं रुक जाता है, ठहराव आ जाता है और गिरावट आ जाती है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए लोन आ गया तो थोड़ा बहुत हो गया, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये वो सिस्टम बता रहे हैं। इसके बाद बारे में बताया, और जो इनकी बुक है, जो आपकी यूजीसी नेट है, उसके अंदर, यूजीसी नेट के अंदर ये बुक के बारे में पूछा जाएगा कि इस बुक के थिंकर कौन है। आपको बताना पड़ेगा समीर अमीन, कुमुलाइजेशन ऑन दी वर्ल्ड स्केल, ठीक है। इस बुक के बारे में पूछा जाएगा कि इसके थिंकर कौन है, तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि समीर अमीन है, ठीक है। वो ऑप्शन लगा के आना पड़ेगा। इस बुक को ध्यान रखना है, इस बुक को ध्यान रखना है, इस बुक को नोट कर लीजिए। इस पूरी स्लाइड में से एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि ये बुक, बस। यूजीसी नेट में और इससे ज्यादा डीपली क्वेश्चन वो पूछते नहीं है। तो ऐसे ही इस बुक के बारे में बताया है कि जो इस बुक में है, अमीन बोलते क्या है, समीर अमीन क्या समझाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रेक इनटू द डिस्कनेक्टेड पार्ट्स एंड द क्लास इंटरेस्ट एंड पोलराइज वर्ल्ड वाइड, क्रिएटिंग ए ग्लोबल वर्किंग क्लास अपोज टू ए ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास। कि ये बताते हैं कि एक ऐसा चीज हो जाती है कि वर्ल्ड सिस्टम में, कि आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है, वो आपस में खड़ी हो जाती है और टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसमें वो समझाते हैं कि अमीन कहते हैं कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है। मैंने बताया कि वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है, और यहाँ पर गरीब और अमीर देश वो बन जाते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दुनिया भर में अमीर और गरीब देश अलग अलग हो गए हैं, और ऊपर एक वैश्विक पूंजीगत जो वर्ग है, और नीचे एक वैश्विक मजदूर वर्ग है, और दोनों के हित एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या होता है कि ये सिस्टम चलता रहता है, ये जो शोषण का, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी का, निर्भरता का, और यहाँ फिर एक वर्ग बन के खड़ा हो जाता है जो कैपिटलिस्ट है, और जो आपका वर्कर है, ठीक है। ये वर्कर वाले देश आ जाते हैं इसमें, इसमें कैपिटलिस्ट देश आ जाते हैं। अब इन दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा ना, इन दोनों का जो एक इंटरेस्ट है वो अलग अलग रहेगा, इनकी रुचि अलग अलग चीजों में रहेगी। यहाँ सारी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, इनमें क्या बात होगी कि अपना घर चल जाए कैसे ना कैसे करके, ठीक है, थोड़ा बहुत काम मिल जाए, ठीक है, हमको पूंजी मिल जाए थोड़ी बहुत, तो ऐसे चलते रहे। इन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटलिस्ट और वर्किंग जो देश है उनके, और इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो आपस में टकराने लगते हैं, जो आपके वर्ल्ड सिस्टम में। तो ऐसे समझाते हैं समीर अमीन अपनी किताब में। तो आज का ये लेक्चर आपका खत्म हुआ। इस लेक्चर में हमने देखा कि डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में, जो आपकी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आती है, जो थ्योरी डिपेंडेंसी, उसके बारे में सीखा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी है वो आई क्यों, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के बाद आई। तो
थैंक यू सो मच। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, इस वीडियो को लाइक करो, और ताकि आपके जो दोस्त है ना उनकी एग्जाम में हेल्प हो सके और वो एग्जाम में अच्छा कर पाए। थैंक यू वेरी मच।